हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के जो कि दूसरा चैप्टर है उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। इसके पहले वाले टॉपिक में हम अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन आज हमें स्पेशल फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ये फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव के कहीं पर भी लगाइए, आप अक्षीय स्थिति पर लगा लीजिए, आप निरक्षीय स्थिति पर लगा लीजिए, आप अन्य किसी भी बिंदु पर जनरल पॉइंट पर लगा लीजिए, सब जगहों पर यह रूल लागू रहेगा। ये जो सूत्र आज डेरिवेशन करेंगे वह लागू रहेगा। वो चाहे आप अक्षीय स्थिति पर लगाएं या फिर निरक्षीय स्थिति पर लगाएं, सब जगह पर लगेगा। ये वाला हमारा आज का जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप ज्ञात कीजिए। वो चाहे एक्सियल हो, चाहे इक्वेटोरियल हो, अक्षीय हो, निरक्षीय हो, या किसी भी जनरल पॉइंट पर आप ज्ञात करिए, सब जगह के लिए लागू रहेगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका, बहुत बहुत आभार। तो देखिए, हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके दो बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं। एक -q है, अगला +q है। द्विध्रुव की लंबाई पूरी 2l होती है, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l होती है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l होती है। पूरी लंबाई 2l होती है। माना द्विध्रुव का केंद्र O है, द्विध्रुव का केंद्र O है। तो ये हमने कल्पना कर लिया, मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जिसकी लंबाई 2l है, जिसके दो बराबर परंतु विपरीत आवेश -q और +q है, और द्विध्रुव का केंद्र, मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। इसको O से प्रदर्शित किए हैं, यहाँ इसको हमने O से प्रदर्शित किया है। तब हम यहाँ पर जनरल पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। तो माना कि द्विध्रुव में के केंद्र से जनरल पॉइंट पर, मतलब ना अक्षीय स्थिति में ना निरक्षीय स्थिति में, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो आवेश हैं, एक -q है, यहाँ पर +q है। तो हम मान लेते हैं कि ये +q है, इस +q आवेश से बिंदु P की दूरी जो है वो r1 है, और इस -q आवेश से बिंदु P की दूरी r2 है। इस -q आवेश से बिंदु P की दूरी जो है वो r2 है। ये r1 और r2, ये r1 और r2 जो बिंदु P से +q आवेश से और -q आवेश से दूरियां हैं, ये +q और -q इस बिंदु P के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर ये -q और ये +q इसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसके कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न होगा वो कितना होगा? सबसे पहले इसके हम यहाँ पर ये ज्ञान कर लेते हैं कितना होगा। तो हम कहते हैं कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण वैद्युत विभव +q आवेश के कारण वैद्युत विभव हमारा आ जाएगा V1 = 1/4πε0, और +q कारण निकाल रहे हैं, इसके कारण निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा q अपान, इस +q से बिंदु P की दूरी r1 है, तो यहाँ पर हमने r1 लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम -q कारण निकालते हैं। -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण वैद्युत विभव, -q आवेश के कारण वैद्युत विभव आ जाएगा V2 = 1/4πε0। -q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो इसके कारण विभव भी माइनस में होगा, तो माइनस में आएगा। आवेश तो उतना ही है q,
और यहाँ से इस माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी जो है वो R2 है। तो यहाँ से हमने मान लिया R2। अब कहेंगे कि दोनों का, चूंकि दोनों बिंदु P पर ही हैं, दोनों बिंदु P पर हैं, ए भी जो निकाला गया है यह भी बिंदु P पर है, यह भी बिंदु P पर है, और ये अभी जो निकाले हैं दोनों बिंदु P पर। तो यहाँ पर दोनों बिंदु P पर हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश के कारण है। मीन्स कहें तो इसके कारण पॉजिटिव विभव है, इसके कारण नेगेटिव विभव है, तो उसका परिणामी विभव क्या होगा। तो जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर अदिश राशियों में एक पॉजिटिव निगेटिव होता है तो उसका हम अलजेब्रिक सम कर लेते हैं, बीजगणितीय योग कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा परिणामी विभव। परिणामी विभव क्या हो जाएगा, परिणामी विभव, परिणामी विभव हमारा आ जाएगा V = V1 + V2, V1 + V2। अब यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू रख देंगे, हम V1 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, इधर हम रख देते हैं। जैसे V1 की वैल्यू हम रखेंगे तो आ जाएगा V = V1 की वैल्यू है 1/4πε0, 4πε0 Q/R1। और फिर अब V2 की वैल्यू रखेंगे, V2 की वैल्यू निगेटिव में है तो आ जाएगा 1/4πε0 और Q/R2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में Q/1/4πε कॉमन है, तो दोनों में से उसको कॉमन कर लेते हैं, Q/4πε0, और यहाँ पर कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 1/R1 और -1/R2। यहाँ का अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें एक लाइन तो आ जाएगा Q/4πε0, 1 ये इधर गुणा हो जाएगा तो R2 - R1/R1R2। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये तो हमारा आ गया V = Q 4πε0 R2 - R1/R1R2। लेकिन अभी वो फार्मूला नहीं है जो सब जगह पर लगाया जा सकता है। हम उस फार्मूले की खोज में निकले हैं कि उसको आप चाहे अक्षीय स्थिति पर लगाइए, चाहे निरक्षीय स्थिति पर लगाइए, चाहे बीच के किसी भी थीटा एंगल पे कोई पॉइंट हो उस पर लगाइए, सब जगह पर लागू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर कि R1 R2 की वैल्यू को मान निकालेंगे। R1 और R2 की गणना करते हैं, R1 और R2 की गणना करते हैं, इसकी वैल्यू कितना होती है, फिर R1 और R2 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख देंगे तो फाइनल इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम R1 और R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P माना गया है वह इसके केंद्र से थीटा एंगल पर माना गया है। अगर ये पॉइंट P यहाँ से थीटा एंगल पे माना है तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ये दोनों कोण थीटा हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे के सॉल्व करने के लिए हमने B पॉइंट से यहाँ पर एक लंब डाल दिया गया है, इसको हम P मान लेते हैं, तो इसको पॉइंट को M मान लेते हैं और इसको हमने N मान लिया है। तो हमने इस जो एक लाइन है जो इसको ज्वाइन कर रही है, यहाँ के केंद्र से होकर जाने वाली लाइन है जो यहाँ जिस पॉइंट से ज्ञात करना चाहते हैं वहाँ से पास कर रही है, तो इस लाइन पे B पॉइंट से हमने इस पे लंब डाल दिया। अगर इस पे हम लंब डाले हैं तो निश्चित रूप से ये वाला 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक इसी प्रकार इस वाली रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया और A पॉइंट से इस बढ़ी हुई रेखा पर लंब डाल दिया, तो ये वाला जो हमारा AN है इस पे 90 अंश का कोण बनाएगा, वो लंबवत हमने डाल दिया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो लंब कोण बन रहे हैं, एक यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है। इसकी सहायता से हम यहाँ पर हल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता क्या है कि यहाँ से अगर हम देखें कि जो द्विध्रुव की लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई पूरी 2l है, द्विध्रुव की लंबाई इसकी तुलना में बहुत कम होती है। द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, द्विध्रुव की लंबाई 2l
वेरी वेरी लेस देन आर, 2l वेरी वेरी लेस देन आर। अगर 2l की जो वैल्यू है r की तुलना में बहुत कम है तो l की वैल्यू जो हो जाएगी वो तो और कम हो जाएगी। अगर l का मान बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि Pb की जो वैल्यू होगी वो लगभग Pm के बराबर हो जाएगी। Pb की जो वैल्यू हो जाएगी वो लगभग Pm के बराबर हो जाएगी। तो कहेंगे इसलिए Pb अप्रॉक्सीमेट में बराबर होगी लगभग Pm के, लगभग Pm के बराबर हो जाएगी। और हमको क्या मिल जाएगा, Pb लगभग बराबर हो गया Pm के और Pa लगभग बराबर हो जाएगा Pn के, और क्या हो जाएगा, Pa लगभग बराबर हो जाएगा Pn के। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से हम इसकी बात कर लेते हैं कि यदि कहे कि L की वैल्यू बहुत ही कम हो, ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो, तो ये लगभग दोनों, अगर ये कम हो जाएगा तो लगभग Pb की वैल्यू हो जाएगी वो Pm के बराबर हो जाएगी, और जो यहाँ से Pa की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट Pn के बराबर हो जाती है। ये बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये थीटा एंगल है, हम देखते हैं त्रिभुज OMB में, त्रिभुज OMB में जैसे ही त्रिभुज हम देखेंगे तो कोण M जो है वो 90 डिग्री है। अगर कोण M एक कोण 90 अंश का है तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में मेरे भाई जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं साइन कास टेन काटसेन कोसेक, उसको हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्यों लगाएंगे, हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसके बराबर है, मीन्स R1 के बराबर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो हम सिंपल में क्या कह दें, हम सिंपल में यहाँ पर क्या कह देते हैं कि इसी चीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ से ऐड कर दें। ये R1 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये R है। अगर इसको हम ज्ञात करके R में से घटा दें तो हमको केवल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता चल जाएगी। वही Pm तो हमें चाहिए है, वही Pm तो हमें चाहिए है, तो आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मिल जाती है हमें, तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक पूरा R है, इसमें से इसको जोड़ देंगे निकाल करके, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात Pn मिल जाएगी। और Pn किसके बराबर है, Pa के बराबर है, और Pa की वैल्यू R2 के बराबर है। यही तो हमें चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि अगर OMB में कोण भी 90 डिग्री है तो हमें क्या चाहिए, OM चाहिए। OM ये वाला अगर इसके सामने वाला लंब है तो ये वाला इसका आधार होगा। हमें आधार चाहिए, इसका कर्ण पता है। जहाँ पर आधार चाहिए होता है, कर्ण पता है। संबंध किसके किसके बीच में आ रहा है, आधार और कर्ण के बीच में। अगर आधार और कर्ण के बीच में आ रहा है तो याद करो कौन सा त्रिकोणमिति साइन है जिसमें आधार और कर्ण आता है। का हो भाई लोग बतावा, पक्का है आप लोग जान गए होंगे। कास थीटा 10 में पढ़ के आए हैं, 11th में पढ़े हैं, तो पता चल गया होगा कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा आधार की वैल्यू हम ज्ञात करना चाहते हैं, OM की वैल्यू कास थीटा OM की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। और कर्ण कितना है, यहाँ पर कर्ण जो है वह OB है। OM की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, OB की वैल्यू L है, तो AOM इक्वल टू आ जाएगा L cos थीटा। OM इक्वल टू आ जाएगा L cos थीटा, OM इक्वल टू आ जाएगा L cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हमको मिल गया OM इक्वल टू L cos थीटा। इसी प्रकार अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ से ON इक्वल टू भी हमको प्राप्त हो जाएगा। ON की वैल्यू भी निकालेंगे तो ये थीटा है, ये सामने वाला ये ज्ञात करना चाहते हैं, वो L है। तो ठीक ऐसे निकालेंगे। त्रिभुज AON से जब निकालेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ON इक्वल टू L cos थीटा। दोनों हमको यहाँ पर
एल कॉस थीटा ही प्राप्त होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, ओ एम की वैल्यू भी एल कॉस थीटा होगी और ओ एन की वैल्यू भी एल कॉस थीटा होगी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हमको R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। देखिए कैसे हम R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमको चाहिए R1 की वैल्यू। R1 किसके बराबर है, PM के बराबर है। R1 इक्वल टू क्या है, R1 इक्वल टू है PM, यहाँ से निकला है। R1 इक्वल टू ये PB है, यहाँ से फिर लिख दे रहे हैं कि PB बराबर है हमारा PM, ये लगभग बराबर है जो यहाँ पर लिखे हैं। PB किसका काम कर रहा है, R1 का काम कर रहा है। R1 इक्वल टू PM, R1 इक्वल टू PM है, R1 इक्वल टू PM है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू R है, R और OM की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है L cos थीटा। अगर यहाँ से R की cos थीटा, R में से यहाँ तक L cos थीटा हम घटा देंगे तो हमें यही केवल PM मिल जाएगा, और PM तो हम चाहते हैं। इसका मतलब हमारा R1 बराबर हो जाएगा, सबसे पहले पूरी वैल्यू ले ले R, फिर यहाँ इसमें से R में से इतना हम घटा दें जो कि OM है। OM की वैल्यू क्या है, L cos थीटा, L cos थीटा हम घटा देंगे तो हमें R1 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 4। इसके बाद हमें क्या चाहिए, R2 की वैल्यू चाहिए। R2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, PA बराबर PN है, PA बराबर PN है। अगर PA बराबर PN है तो PA कहाँ पर है, PA बराबर PN है, तो ये PA है, PA क्या है, R2 है। R2 बराबर हो जाएगा PN यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L cos थीटा है। इसका मतलब R में हम L cos थीटा जोड़ देंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसका मतलब R2 बराबर R प्लस L cos थीटा, L cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमें 5 मिल गया। सिंपल है। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से R1 और R2 की वैल्यू समीकरण 3 में हम रख दें, हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला फाट पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा, एक भी जरा सा भी देरी नहीं लगेगी। देख लीजिए कैसे आ जाएगा। कह देंगे समीकरण 4 और 5 से किसका मान भाई बताना जरा, R1 और R2 का मान, R1 और R2 का मान समीकरण कितने में रख दें, 3 में रख दें। 3 में रखने पर जैसे 3 में रखेंगे तो आ जाएगा V इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर R2 की वैल्यू पहले रखना है, R2 की वैल्यू है R प्लस L cos थीटा। फिर माइनस में है, किसकी वैल्यू रखना है, R1 की वैल्यू रखना है। यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आई है, R माइनस L cos थीटा। ये अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो R और ये माइनस में और ये वाला प्लस हो जाएगा L cos थीटा। ध्यान रखें भैया कि यहाँ पर था ये माइनस, जब अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस वाले माइनस का जो यहाँ पर पहले था, तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में, अपान R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा और R माइनस L cos थीटा। ये प्राप्त हो गया हमको। अब हमें मिल जाएगा, ये देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला L cos थीटा ये 2L cos थीटा हो जाएगा, 2L cos थीटा हो जाएगा। और अपान ये वाला जो हमें मिलेगा a प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र से ए आर स्क्वायर माइनस ये वाला L cos थीटा, ये हो जाएगा L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हमें आ जाएगा v इक्वल टू ये 2QL 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ हम कह दें, और यहाँ से हमको मिल जाएगा
2QL को एक साथ कर दें, साथ में मिला हमें cos थीटा अपान, यहाँ पर अपान में क्या लिख देंगे, लिखेंगे आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर की थीटा की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे। ये देखिए भैया, फिजिक्स में छोड़ना पकड़ना बड़ा तेज होता है, ठीक है ना, तो इसको बेवफाई मत समझना, समझा ना, बिल्कुल मत समझ जा, अगर बेवफाई समझबा तब गया है। देखा भैया, यहाँ पर जैसे ही रख देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, ये 2L cos थीटा, ये इसको जब हम छोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ये 2QLP होता है, 2QL इक्वल टू P होता है, तो आ जाएगा हमारा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। यही वो हमारा फार्मूला है जिसको हम चाहते थे, यही वो हमारा फार्मूला है जिसको हम चाहते थे, ठीक है ना, जिसको हम चाहते थे हमको मिल गया। अब तो सब जेके चाहता हो तो वैसे मिल जाए, भगवान करे। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। अब क्या ये फार्मूला सब जगह पर लागू है? क्या यह फार्मूला सब जगह पर लागू है? अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, सब जगह लागू है? हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करोगे, जरा इसको समझना कि कैसे चेक करोगे यह फार्मूला सब जगह पर लागू है कि नहीं है। अगर सोचो कि ये P पॉइंट हमारा यहाँ से आकर इस लाइन पे आ जाता तो जाहिर सी बात है ये एंगल जो अभी थीटा है वह घट के ये जैसे ही घूमकर यहाँ पर आता है एंगल, ये धीरे धीरे जब नीचे आता तो थीटा बराबर 0 अंश हो जाता। मीन्स कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर 0। जैसे ही थीटा बराबर 0 रखोगे तो आ जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो जाएगा P cos 0 अंश अपान आर स्क्वायर। अब देखो cos 0 अंश आर स्क्वायर, cos 0 अंश की वैल्यू 1 होगी तो हमें मिल जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान आर स्क्वायर, P अपान आर स्क्वायर। बताओ ये अक्षीय स्थितिक सूत्र हो कि ना हो, ये अक्षीय स्थितिक सूत्र हो कि ना हो? तो आंसर आपके आए कि जी सर यही अक्षीय स्थिति में निकाला जाता है, तो यह अक्षीय स्थिति का सूत्र है, अक्षीय स्थिति का सूत्र है। क्या निरक्षीय स्थिति को भी ये फॉलो करेगा? क्या ये निरक्षीय स्थिति को भी फॉलो करेगा? इसको भी समझ लेते हैं। निरक्षीय स्थिति मतलब होता है कि इसके लंबवत किसी पॉइंट पर हमारा P पॉइंट होना चाहिए। अब ध्यान दें कि अगर ये यहाँ चला आए तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइन है सीधा खड़ी हो जाएगी इस पर। जैसे जैसे P यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ऐसे ये जो लाइन ऐसे है वैसे घूमकर ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब कि उस स्थिति में थीटा बराबर 90 हो जाएगा। कहते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा इक्वल टू 90। जब थीटा इक्वल टू 90 है तो इस वाले फार्मूले में जरा 90 रख के देखा, V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। जैसे ही cos 90 रखा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos 90 अपान आर स्क्वायर। और cos 90 की वैल्यू 0 है तो जैसे ही 0 आ जाएगा तो पूरी कहानी इसको 0 हो जाएगी, पूरा इसका वाट लग जाएगा, कहानी खत्म। बताओ भाई लोग का निरक्षीय स्थिति में V इक्वल टू 0 आया था, विभव 0 आया था निरक्षीय स्थिति में? बताओ जी सर 0 ही आया था। आपने, हम जानते हैं आपको आ रहा है V इक्वल टू 0 ही आया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये अभी हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ वो अक्षीय स्थिति के लिए भी लागू है, निरक्षीय स्थिति के लिए लागू है। इसके अलावा अन्य किसी थीटा डिग्री पर कोई भी पॉइंट लिया गया हो, किसी भी एंगल पर कोई पॉइंट लिया गया हो, बेझिझक इस फार्मूले को लगाइए और आंसर पाइए। अक्षीय स्थिति का है तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, निरक्षीय स्थिति का है तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं।
और अन्य किसी भी पॉइंट पर है तब भी ये फार्मूला लगाया जा सकता है, आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ये वाला हमारा हो गया आज का क्लास, जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन किया। ये जो डेरिवेशन हो जो सब जगह के लागू रहेगा, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए बेशक तैयार अच्छे से कर लें, ताकि अब कभी भी इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि जनरल पॉइंट पे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ना छूटे, न्यूमेरिकल ना छूटे कंपटीशन में, इसलिए अच्छे से तैयार रखिए। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वीडियो को पूरा देखा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और इस चैनल को दोस्तों के पास शेयर करिए, इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।